इसी का इक्वेशन है कि पहली बार जब हमने नेल को इसमें 20 मिनट के लिए डिप किया तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो यहाँ पे कॉपर की जो मतलब सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है वहाँ पे से सल्फेट जो है इसको छोड़ के इसके साथ आ जाता है और यहाँ से कॉपर बचता है तो ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन से। तो हमने क्या पढ़ा है, कॉपर सल्फेट, अब मैं लिखती हूँ पहले वर्ड में लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं पहले उसको वैसे ही मेंशन कर देती हूँ आप, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया। तो कॉपर सल्फेट तो ये हो जाएगा हमारा CuSO4 रिएक्ट विथ, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन नेल के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा Fe। ठीक है, तो हमारा हो गया कॉपर रिएक्ट विथ Fe, ये भी सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि नेल है। ठीक है, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, दैट मीन्स कि एक्वस है। ठीक है, तो यहाँ हम लिक्विड नहीं एक्वस क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्वस में क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लिक्विड तो स्टेट होती है। ठीक है, लिक्विड स्टेट होती है कि जैसे अगर ये पिघल गया तो ये लिक्विड हुआ, ठीक, बट एक्वस क्या हो गया, मतलब मैंने इसको मिक्स कर दिया किसमें, वाटर में, मतलब इसका पाउडर करके और मैंने वाटर में मिक्स कर दिया तो वो हो जाएगा हमारा लिक्विड। तो ये लिक्विड और एक्वस में डिफरेंस होता है। तो ये हमारा CuSO4, ये हो गया हमारा Fe। अब बनेगा क्या हमारे पास, अब मैंने जैसा बताया Fe किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ, और ये हमारे पास Cu हो जाएगा अकेला। तो Cu हमारा एक्वस फॉर्म में रहेगा क्योंकि वो कलरलेस है हमारे पास, मतलब कलरलेस, Cu सॉलिड में रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्वस में प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आयरन सल्फेट बन जाएगा, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जो आयरन नेल है हम उसको अगर बाहर निकालेंगे तो ब्राउन लेयर उस पर SO4 की बन जाती है और ये हमारा इक्वेशन होगा। ठीक है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को हटा, मतलब सल्फेट को हटा दिया। ठीक है, मतलब कॉपर को हटा दिया और उसके साथ जुड़ गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और आगे भी आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक बार वो भी कर लेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सबका? ठीक है, तो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें तो हुआ क्या है, इसमें हमने एक नेल है जो कि हमारे पास है Fe, आयरन है, आयरन को हमने CuSO4 में डिप किया है। उस आयरन को हम CuSO4 में से निकालेंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो सोल्यूशन था उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है, तो ये Fe के Cu को डिस्प्लेस करने की वजह से होता है। Fe जो है वो Cu को कहता है कि तुम हटो, मैं आ गई। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यही हुआ है इस पूरे इक्वेशन में। ओके, यहाँ पे हमारे पास जिंक के भी रिएक्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग वो भी करेंगे। जिंक का है, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारा चेंज वेंज हो जाएगा। ये कलर है, ये हमारे पास FeSO4 बचता है एक्वस में। ठीक है, और ये हमारे पास Cu सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स आयरन और उनके वो मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या प्रोवाइडेड है, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 और Cu। ठीक है, यहाँ हम मेंशन करेंगे Zn प्लस CuSO4
ये हमारे पास एक्वस रहेगा और ये भी हमारे पास एक्वस रहेगा। ठीक है, तो पिछली वाली जो एक्टिविटी थी उसका आप लोग मेंशन कर लेंगे। ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो लिक्विड बचेगी वो कलरलेस, मतलब जो सोल्यूशन होगा वो हमारा FeSO4 का सोल्यूशन होता है। ठीक है, और Cu रह जाता है। तो उसका मतलब अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन, अगर मान लो एक्टिविटी दे दें, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए आए तो आप ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो। और कहीं पे भी, जैसे अगर कहीं पे भी आपको लगे कि इक्वेशन की नीड है तो बिना सोचे और इक्वेशन आप लोग लिख दिया कर, बशर्ते कि वो आपकी जो इक्वेशन है वो सही होनी चाहिए। नहीं तो इक्वेशन अगर गलत हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे, मिलेंगे नहीं। और वैसे तो अगर मान लो लिख के हमने लिख दिया तो कुछ नंबर देने की वो सोच भी रहा है तो कम से कम दे तो देगा। बट अगर उसने अगर दिख गया, अगर टीचर को दिख गया कि इक्वेशन ही गलत है तो इसने क्या ही लिखा होगा, तो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो अगर आप श्योर हैं कि मेरा जो इक्वेशन है वो सही है तो आप लिख सकते हैं, अगर पूछा नहीं भी हो तो भी। ठीक है, और अगर हमें पता है कि नहीं, हमें श्योर नहीं हूँ, तो फिर हमें इक्वेशन नहीं, अगर पूछा ही है कि लिखो तब तो लिखनी पड़ेगी, गलत हो चाहे सही। लेकिन अगर आपसे आज नहीं है और तो भी अगर आप लिख रहे हैं तो इक्वेशन को ध्यान से और समझ के लिखना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये थोड़े मैं उसके भी वीडियोस बताऊंगी, स्ट्रेटेजीज के भी, तो हम उसमें भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है। Zn है हमारे पास जिंक, उसको अगर हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो Cu जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और हमारा जो सोल्यूशन है वो किसका बन जाएगा, ZnSO4 का। ठीक है, तो जो सोल्यूशन लास्ट में बचेगी वो हमारी ZnSO4 की होगी। अंडरस्टूड। इसके बाद नेक्स्ट है Pb प्लस, मतलब लेड प्लस कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर क्लोराइड, हमें क्या मिलेगा, लीड क्लोराइड और कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो और आपके एग्जांपल्स थे। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक के साथ क्या हो रही है, यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि Zn को तो SO4 मिल गया लेकिन Cu हमारा अकेला रह गया। तो Cu और फिर Cu बोलता है कि मैं अकेला क्यों, ठीक है, मुझे भी कोई चाहिए, मैं अकेले कैसे रहूँगा, मुझे भी तो कोई दो। तो इसके लिए आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था ABCD, तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, अगर वो B ले लेता है तो यहाँ से C चला जाएगा। ठीक है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक की जगह दूसरा आ जाएगा। अब बात आती है इसमें भी और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कि डिसाइड कैसे होता है कि कौन किसकी जगह जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी कॉपर डिस्प्लेस हो गया, Fe के साथ भी कॉपर डिस्प्लेस हो गया था। ठीक है, और जो थर्ड एग्जांपल देखोगे उसमें भी Pb है, लेड है, तो उसके साथ भी कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार कॉपर को ही छोड़ना पड़ रहा है, मतलब कॉपर ही जा रहा है। तो ये इनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की क्लास में भी, कि ये किस पे डिपेंड होता है, ये इनकी रिएक्टिविटीज़ पे डिपेंड होता है कि कौन कितना रिएक्टिव है। अगर मैं ज़्यादा रिएक्टिव है ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कर देगा, और अगर ये ज़्यादा मतलब रिएक्टिव नहीं होता तो ये डिस्प्लेस नहीं होता। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, उनकी डिस्प्लेसमेंट पे, उनकी रिएक्टिविटी पे, कि कौन कितना रिएक्टिव है, उसके हिसाब से वो दूसरे को रिएक्ट कर देंगे और वो दूसरों को हटा देंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो मैं नहीं लिखवाऊंगी। ठीक है, वो आप लोगों को खुद मेंशन करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 कर चुके हैं। ठीक है, बार बार मैं नहीं करवाऊंगी, तो ये आप लोग मेंशन करोगे कि वो क्या होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, समझाने को मैं समझा सकती हूँ, समझाने का मैंने पहले समझा भी रखा है कि अगर हमारे पास यहाँ क्या आया, ए
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास AC और ये हमारे पास BD हो गया, ठीक है। और ये फिर क्या बन रहा है, ये बन जाएगा AB और CD, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी नहीं हुई, क्योंकि इसको भी कोई मिल गया तो इसको भी कोई मिल गया, ठीक है। वो गाना कोई मिल गया, ठीक है, तो वो इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया, तो दोनों सेटिस्फाई है। ये हमारा हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाता है ये, डबल। अब इसका सब है ना वो बनाएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे हैंड टू हैंड। ठीक है, तो अब इसका फटाफट से आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। इसमें क्या होगा, डेफिनेशन में वहाँ क्या था, वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ द एलिमेंट्स डिस्प्लेस ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे टू कंबाइंड, टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे दो हैं, मतलब दो यहाँ पे एलिमेंट रिएक्ट होंगे टू फॉर्म अदर टू मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो यही है इसमें, तो इसका डेफिनेशन यही होगा, ठीक है। क्योंकि पहले वाले में एक हो रहा था, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यहाँ पे हमारे दो दो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है, यहाँ पे है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1.10। यहाँ पे हमारे पास क्या मेंशन है, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, ले लिया मैंने, ओके। इन अ टेस्ट ट्यूब में, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट हो गया, 3 ml ऑफ, मिक्स द टू सोल्यूशन, व्हाट डू यू एब्जॉर्ब। तो अब हमें कहा गया है कि इन दोनों सोल्यूशन को क्या करना है, हमें मिक्स करना है, और फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो वी विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म, द इनसॉल्युबल, जो इन दोनों को मिलाने पे हमें क्या फॉर्म होगा, इनसॉल्युबल insoluble substance, ठीक है। insoluble substance फॉर्म होगा जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। अब जब इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। वर्ड फॉर्म जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड बता रही हूँ, ताकि जब आप लोग इजी पढ़ो तो थोड़ा समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है। इजी से हार्ड जाने में, मतलब हार्ड को समझ के इजी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा रादर देन कि हम पहले इजी समझें उसके बाद हार्ड समझें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, दो को मिलाया, एक प्रेसिपिटेट सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। एनी रिएक्शन प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन से जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप और क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, यहाँ प्रेसिपिटेशन ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब समझ में आ गया, ये सब्सटेंस क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। वो सॉल्युबल नहीं होता, दैट मीन्स कि वो नीचे बैठ जाता है, ठीक। जैसे अगर हम चॉक के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चॉक के पार्टिकल्स हो, या समझ लो कि चॉक का आधा टुकड़ा हो, या मतलब थोड़ा कितना कहूँ, इतना,
बिल्कुल इतना सा टुकड़ा हो चौक का, ठीक है, इतना सा जो दिख रहा है, अगर इतना सा टुकड़ा अगर हम चौक के पानी में अगर हम डालते हैं, 2-3 डाल दो, ठीक है, इतने छोटे छोटे, तो वो क्या होते हैं, वो सॉल्व तो नहीं होते, उसमें डिजोल्व नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, उन्हें ही हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और प्रेसिपिटेट का मतलब जैसे बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश को भी हम क्या कहते हैं, रेनिंग कहते हैं, प्रेसिपिटेटिंग कहते हैं, मतलब वो क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट भी हमारा क्या होता है, मतलब फॉर्म होता है और नीचे बैठ जाता है। तो सारा जो सबस्टेंस है, जो भी मतलब प्रेसिपिटेट होते हैं, वो सॉल्व तो होते नहीं हो पानी में, और पानी में सॉल्व नहीं होते, तो वो नीचे बैठते जाते हैं। तो कहीं पे भी अगर हमें नीचे बैठा हुआ, जैसे मिट्टी हो, मिट्टी भी क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है। चौक भी अगर हम डालें तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, तो वो नीचे जाके बैठ जाता है। अंडरस्टूड। तो वो हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। और ये जो मतलब ये जो फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका हम सॉल्व मतलब कि इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक यहाँ से हटा देती हूँ। हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास था सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशन ही था, तो हम एक्वस ही लिखेंगे। प्लस क्या था हमारे पास, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड भी किस फॉर्म में था हमारे पास, एक्वस फॉर्म में ही था, ठीक है, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन थे। अब हमारे पास फाइनली फॉर्म क्या होगा, तो कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे BaSO4 प्लस, नीचे लिख देती हूँ, BaSO4 प्लस NaCl2, ठीक है। ये भी एक्वस ही बनेगा। नहीं, अब इसमें बात आती है कि एक्वस नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारा फॉर्म होगा, एक फॉर्म होगा सॉलिड और एक फॉर्म होगा लिक्विड। क्यों सॉलिड, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट होता है दैट मीन्स कि वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। अब बात आएगी, इसमें से आप लोगों को फाइंड करना है कि कौन सा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, कौन सा एक्वस। तो हमें पता है कि बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और ये एक्वस, तब हम यहाँ लिख सकते हैं एक्वस। इसीलिए मैंने पहले नहीं लिखा ताकि आप लोग गैस कर लो, बट मुझे पता है कि आपके पास भी बुक है, तो आप लोगों ने बुक में से देख के और पहले से तैयार हो गए, बट मेरा फर्ज जो था वो मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसमें, जो कि क्या होगा, सोल्यूशन में मिलेगा नहीं और जाके बैठ जाएगा, और NaCl2 का जो सोल्यूशन है वो फॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे लास्ट में गिवन है कि द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय SO4 2- एंड Ba2+। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि बेरियम सल्फेट कैसे बना है, तो हम लिख सकते हैं कि SO4 और Ba को मतलब Ba2+ को और SO4- को हमने ऐड किया, तो जो फॉर्म हुआ वो हमारा प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है। द अदर सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड है वो बन जाती है। एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्शन, तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, तो हम ये भी लिख सकते हैं, तीन चीजें हमें पता चली, एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। तो अगर कहीं पे भी ऐसे 3-4 वर्ड्स आए और डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। अगर आयंस का भी एक्सचेंज आए तो समझ जाना कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन का है तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, और डबल डिस्प्लेसमेंट है तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड आप लोगों को मैंने कहा था कि जो एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 जो एक्टिविटी थी उनका भी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, तो एक्टिविटी 1.2 में वेयर वी हैव मिक्स द लीड नाइट्रेट विथ पोटेशियम आयोडाइड, तो हमने लीड नाइट्रेट PbNO3 को किसके साथ हमने किया था, पोटेशियम आयोडाइड Pi के साथ हमने जब रिएक्ट किया था पोटेशियम आयोडाइड के साथ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि फर्स्ट हमें क्या ऑब्जर्व करना है, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्म, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में भी जब वहाँ पे हमने किया था तो वहाँ पे हमने करके बस छोड़ दिया था, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे करेंगे तो उसका हमारे पास इक्वेशन आएगी कि कौन सा सब्सटेंस जो प्रेसिपिटेट हुआ, कौन सा नहीं हुआ, कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया था कलर चेंज। यहाँ पे साफ साफ इक्वेशन से पता चल सकता है हमें कि क्यों कलर चेंज हुआ, क्योंकि दोनों क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। आयंस के एक्सचेंज की वजह से दोनों जो प्रोडक्ट हमारा बना उसमें चेंज आया, और चेंज की वजह से हमारे वो जो भी है इक्वेशन वो फॉर्म हुआ, और उसके हिसाब से हमने जो हमारे चेंजेस थे, कलर चेंज हमें ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। तो राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। और क्या है, इफ इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और क्या ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं ये, ठीक है। लीड नाइट्रेट है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही है, तो मैंने सोचा इक्वेशन लिखवा दूँ आप लोगों को। लीड नाइट्रेट, अब यहाँ पे लीड पे 2 मेंशन है, ये हमारा आयन है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का साइन क्या होता है, के, ठीक है। और फॉर्म होगा वो हम अभी लिखते हैं, ठीक है। अब हमें ये हमारे पास क्या आ गई, वर्ड इक्वेशन। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल फॉर्मूले इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Pb, लेड Pb, यहाँ पे 2 है, ये 2 मेंशन हो गया। अब बात आती है कि हमारा जो लीड नाइट्रेट है वो किस फॉर्म में है, तो वो हमारा एक्वस फॉर्म में है। हमारा Ki भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। पहले हम क्या करेंगे, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड, तो प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है उसका कलर पूछा गया है, तो हमें पता है येलो कलर का फॉर्म होता है वो, ठीक है। वो आपको ऑब्जर्वेशन से ही देख, मतलब अगर आपके एक्सपेरिमेंट होता है, अगर आपके केमिस्ट्री लैब में ये हुआ हो तब आपको पता चल जाएगा, वो येलो कलर का जो पीपीटी है वो फॉर्म होता है। कैन यू नेम द कंपाउंड, तो नेम अभी कंपाउंड का आएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ के वो बना है, तो अभी हम लिखेंगे, ठीक है। तो नेम लिखना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और बताना है कि क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग नेम लिखेंगे, फिर बताएंगे, बैलेंस करेंगे, इसी में कर देंगे, और फिर थर्ड हमारा होगा कि क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। तो अब आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म होगा वो यहाँ हमारे पास क्या फॉर्म होगा, PbI2 सॉलिड, ठीक है। यही सॉलिड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ये हमारा येलो पीपीटी जो है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, पीपीटी, ठीक है। तो येलो पीपीटी जो है यही हमारा फॉर्म होगा और इसका नाम क्या होगा, पीबी लीड और आयोडाइड। तो लीड आयोडाइड हमारे पास यहाँ फॉर्म होगा, तो नेमिंग हमें करनी थी, ठीक है। तो लीड आयोडाइड, ठीक है, और एक बन गया PbI2 और एक हो जाएगा KNO3, और ये होगा हमारे पास एक्वस, ठीक है। KNO3 हो गया हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी सेकेंड है हमारे पास बैलेंस करना है, ठीक है। तो एक सेकेंड बैलेंस भी कर लेते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे I2 है लेकिन यहाँ पे I2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 कर देंगे। अब यहाँ पे K2 हो गया लेकिन यहाँ पे K2 नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। अब ये 2 हुआ तो NO3 भी 2 है, यहाँ पे है, हाँ ठीक है, P है, P भी है, P भी है, हाँ ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया, तो हमने बैलेंस भी कर दिया, ठीक है। अब थर्ड हमसे पूछा था कि ये कौन सा, क्या पूछा था, हाँ, कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ये हम इसे भी टिक कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे। जो हमारा इक्वेशन थी, इक्वेशन के कलर चेंज हुए नहीं हुए, जो बचा क्या हुआ, सॉलिड बन गया तो वो प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हुआ, इक्वेशंस मैंने बना के बता दी आपको, ठीक है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों का इसमें से छूटा होगा, ठीक है। तो अच्छे से एक बार NCERT आप लोग पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ मैंने जो जो मेंशन करने के लिए कहा है आप लोग बुक में भी करेंगे और नोटबुक में भी मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।